सामान से लदी फदी घर पहुंची तो मैंने बरामदे में मम्मी को इंतजार करते पाया। अरे मम्मी, आप कब आई? ना फ़ोन ना कोई खबर। मम्मी के पैर छूते हुए मैंने उनसे पूछा। अचानक ही प्रोग्राम बन गया, कहते हुए मम्मी ने मुझे गले से लगा लिया। राजू राजू, जरा चाय बनाना। मैंने नौकर को आवाज़ देकर चाय बनाने को कहा। तुम्हारे नौकर तो बहुत ट्रेंड है, मेरे आते ही चाय पानी सब बड़ी स्मार्टली करा दिया, मम्मी बोली। बात बात में इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करना मम्मी के व्यक्तित्व की खासियत है। डाई किए कटे बाल, कानों में नगों वाले हीरे के टॉप्स, गले में सोने की मोटी चैन में चमकता पेंडेंट। अच्छे मेकअप से सवरी उनकी सुगठित काया सामने वाले पर अच्छा असर डालती है। मैंने प्रशंसा से मम्मी की ओर देखा। बादामी रंग पर हल्के सतरंगी फूलों वाली साड़ी उनके गोरे तन पर फब रही थी। ड्राइवर सामान मेज पर रख कर चला गया था। मम्मी, मैं बाजार से ये सामान लाई हूँ, आप देखिए, मैं ज़रा हाथ मुँह धोकर आती हूँ, कहती हुई मैं बाथरूम में चली गई। हाँ हाँ, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मम्मी ने कहा। मैं हाथ मुँह धोकर आई तो मैंने देखा मेरे आने तक राजू मम्मी के सामने चाय के साथ साथ पकौड़ियों की प्लेट भी लगा चुका था। मुझे देखते ही मम्मी बोली, नीलिमा, साड़ियाँ तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन ये इतने सारे छोटे छोटे बाबा सूट किस लिए लाई हो? मम्मी पूछ तो मुझसे रही थी, पर उनकी नज़र हाथ में पकड़ी सोने की पतली चैन का निरीक्षण कर रही थी। इतने सारे कहाँ मम्मी, सिर्फ 5 सेट कपड़े हैं। लक्ष्मी को बेटा हुआ है ना, उसी के लिए लाई हूँ, मैंने बताया। अरे हाँ, याद आया, मैसेज तो आया था, मैंने भी बधाई का लेटर भेज दिया था, मम्मी बोली। अच्छा किया मम्मी, लक्ष्मी को अच्छा लगा होगा। मैं लक्ष्मी के घर जाने की ही तैयारी कर रही हूँ। परसों इतवार है, मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली है। आज रात मैं ललितपुर से आदर्श यहाँ आ जाएंगे। कल सुबह यहाँ से निकलने का प्रोग्राम है। अब उत्साह से मैं बोलती ही जा रही थी। चलो अच्छा है, आदर्श से भी मुलाकात हो जाएगी। मुझे भी कल मॉर्निंग में ही वापसी निकलना है। मम्मी बोली, अरे ऐसी क्या जल्दी है, हम लोग अपना प्रोग्राम थोड़ा बदल लेंगे। लक्ष्मी के घर पहुंचने में सिर्फ 4 घंटे ही तो लगते हैं, और फिर अपनी गाड़ी से जाना है, जब चाहे निकल लेंगे। इतने दिनों बाद तो आप आई हुए। पकौड़ियाँ खाते हुए मैं बोली, नहीं नहीं नहीं, मेरा प्रोग्राम तो एकदम डेफिनेट है। ठीक 7 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ठंडे ठंडे में कानपुर पहुँच जाएंगे। मम्मी ने कहा, हम लोग यानी आपके साथ और भी कोई आया है क्या? मैंने चौंकते हुए पूछा। हमारी महिला समिति को मेरठ में एक इंक्वायरी करनी थी, तुम यहाँ पोस्टेड हो, और मेरी सहेली सुलभा देशमुख की बेटी भी यहीं झांसी में मैरिड है। 2 मेंबर्स की टीम आनी थी। अच्छा चांस था, बस हम दोनों तैयार हो गए। रास्ते में इंक्वायरी का काम निपटाया। आज का दिन और एक रात अपनी अपनी बेटियों के साथ बिताएंगे, और कल इवनिंग में 5 बजे समिति की मीटिंग में अपनी जांच रिपोर्ट दे देंगे। अब समिति की गाड़ी तो आनी ही थी, तो बिना खर्चे के बच्चों से मिलना हो गया, कहती हुई मम्मी खिलखिलाकर हंस पड़ी। चाय का स्वाद अचानक मेरे मुंह में कसैला हो गया। जाने क्यों मम्मी का ये व्यवहारिक रूप मुझे कभी रास नहीं आया था। मैं मम्मी से मतलब निकालने की कला नहीं सीख सकी थी। केवल यही क्यों, मैं तो मम्मी से कुछ भी नहीं पा सकी थी। मेरी रंगत और तीखे नैन नक्श के साथ लंबी कदकाठी और गठीले शरीर की सामने की कोख से मैं सांवली रंगत, साधारण नाक नक्श और सामान्य कद काठी की संतान पैदा हुई थी। मैंने अपने पिता की छवि पाई थी। केवल रंग रूप में ही नहीं, स्वभाव भी मुझे पिता का ही मिला था। बचपन से ही मैं डरपोक, शांति प्रिय, एकांत प्रेमी और पढ़ाकू थी। एकांत प्रेमी और पढ़ाकू होना शायद मेरी मजबूरी थी। गुजरा हुआ अतीत मुझ पर हावी होता जा रहा था। रूप गर्विता मम्मी का मन साधारण व्यक्तित्व वाले पति को कभी स्वीकार नहीं सका था। पति को छोड़ पाना मम्मी के वश में भी नहीं था। आर्थिक मजबूरियां थी, परंतु मुझ जैसी कुरूप संतान उन पर बोझ थी। लेकिन मजबूरी यहाँ भी दामन थामे खड़ी थी। अपनी ही संतान को कहाँ फेंके, सामाजिक बंधन थे, लिहाजा उन्हें मेरी परवरिश का अनचाहा बोझ उठाना पड़ा। इस जिम्मेदारी को अंजाम भी दिया, परंतु वात्सल की मिठास से मेरी झोली खाली ही रह गई। उसी शाख पर खिले दूसरे 2 सुंदर फूल मम्मी की प्रतिच्छाया थे। मम्मी का सारा प्यार उन्हीं पर निछावर हो गया। मेरे प्रशासनिक सेवा में चयन की खुशी मम्मी की आंखों में चमकी थी। घर की उपेक्षित लड़की अचानक मम्मी की नज़र में महत्वपूर्ण हो गई थी। मुझे मम्मी ये बदलाव अच्छा लगा था, किंतु यहाँ भी छोटी बेटी के प्रति मम्मी का प्रेम उन पर हावी हो गया था।
और उन्हें ये अफसोस होने लगा था कि यदि ग्लोरी की शादी अब होती तो उसे भी प्रशासनिक अधिकारी पति मिल जाता। बचपन में मम्मी की सहेलियां जब भी घर आती, मम्मी मुझे हमेशा रसोई में घुसिया देती। नाश नाश्ता पानी बनाने की सारी मेहनत मैं करती, किंतु ट्रे में सजाकर ले जाने का काम हमेशा मेरी अनुजा ग्लोरी का ही होता। उम्र के साथ साथ मैंने इस सत्य को स्वीकार कर लिया और खुद ही लोगों के सामने जाने से कतराने लगी। धीरे धीरे मैं एकांत प्रिय होती चली गई। अपने अकेलेपन को भरने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने लगी, जिससे मैं पूरी तरह पढ़ाकू ही बन गई। ग्लोरी मेरी अनुजा का ये नाम भी मम्मी का रखा हुआ था, जो मम्मी का इंग्लिश प्रेम दर्शाता है। अपनी इसी खिचड़ी भाषा, शिष्ट श्रृंगार और सामाजिक संगठनों से जुड़कर मम्मी खुद को उच्च वर्ग का दर्शाती हैं। ग्लोरी मेरी सगी बहन है, किंतु वह मम्मी की कार्बन कॉपी है। अधिकार से अपनी बात मनवाना और हर जगह छा जाना उसकी फितरत में है। नीलिमा, नीलिमा, मम्मी की आवाज़ से मैं वापस वर्तमान में आ गई। अरे क्या सोचने लगी थी? बैठे बैठे सपनों में खो जाने की तेरी आदत अभी तक नहीं गई? इतनी देर से पूछ रही हूँ, कुछ बोलती क्यों नहीं? मम्मी ने कहा। जी क्या पूछ रही थी मम्मी? मैंने सवाल के जवाब में खुद ही सवाल कर डाला। ये गुलाबी साड़ी कितने रुपए की है? मैं ग्लोरी के घर जाने वाली हूँ, सोच रही हूँ ये गुलाबी साड़ी ग्लोरी पर अच्छी लगेगी, उसे दे दूँ। बाड़ी में मिठास घोलते हुए मम्मी बोली, ग्लोरी पर तो सारे रंग अच्छे लगते हैं। ये साड़ियाँ तो मैं लक्ष्मी के लिए लाई हूँ, अपने लिए लाई होती तो मैं ज़रूर दे देती। मैंने कहा। नीलिमा को समझ में आ गया था कि ग्लोरी का घर भी मम्मी की वजह से टूटा था, इसलिए वह अभी मम्मी को समझाने की कोशिश करने लगी। क्या ये सब मतलब ये सारा सामान तुम लक्ष्मी को देने के लिए लाई हो? मम्मी की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। हाँ मम्मी, लक्ष्मी की पहली संतान को आशीर्वाद देने जा रहे हैं हम लोग। मैंने कहा। अरे तू होश में तो है? इतने सारे कपड़े, 5 साड़ियाँ, रजाई, गद्दा, चादर, खिलौने, क्या तूने उसका पूरा ठेका ले रखा है? और जरा सा बच्चा सोने की चैन का क्या करेगा? फैली नजरों से मम्मी मुझे देख रही थी। मम्मी कैसी बात कर रही हैं आप? लक्ष्मी की ये पहली संतान है। मैंने कहा। कैसा क्या? तेरे भले की बात कर रही हूँ। पहला बच्चा है तो क्या कोई अपना घर उजाड़ कर सामान देता है किसी को? मम्मी ने कहा। छोड़िए मम्मी, जो आ गया सो आ गया, कहकर मैंने इस अप्रिय प्रसंग को ख़त्म करना चाहा। छोड़िए कैसे? तुम फिजूल खर्ची छोड़ो और ऐसा करो, बहुत मन है तो बच्चे के कपड़ों के साथ एक साड़ी और मिठाई दे दो, बाकी सब वापस रख दो, हो जाएगा सगुन। कहते हुए मम्मी ने आदतन अपना हुक्म सुना दिया। मम्मी, ग्लोरी की पहली बेटी होने पर लगभग इतना ही सामान भिजवाया था आपने। तब मैं ट्रेनिंग में ही थी, पैसों की भी तंगी थी, परंतु उस समय आपको ये सब फिजूल खर्ची नहीं लगी थी? मुझे अब गुस्सा आने लगा था। मम्मी बोली, ग्लोरी तेरी सगी बहन है, उसे दिया तो क्या सभी को बांटती फिरोगी? लक्ष्मी कोई गैर नहीं, मेरी सगी ननंद है, जैसे ग्लोरी वैसी लक्ष्मी। मैंने कहा। बहन और ननंद में कोई फ़र्क नहीं है क्या? मम्मी भी गुस्से में आ गई थी। नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। एक को मेरी माँ ने जन्म दिया है तो दूसरी को मेरी सासू माँ ने, एक ही प्यार का नाता है। मैं बोली, तेरा तो दिमाग ख़राब हो गया है, कोई फ़र्क नहीं दिखता। मम्मी खींच उठी थी। वैसे फ़र्क तो है मम्मी। कुछ सोचती हुई मैं बोल पड़ी, चलो तुम्हारी समझ में आ गया तो। मम्मी खुश हो गई। भावना और परवरिश में फ़र्क है। अभी मैंने अपनी बात स्पष्ट करनी शुरू ही की थी कि राजू अदब से सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, मैडम खाना लग गया है। ठीक है, चलिए मम्मी खाना खाते हैं, आप तो सुबह की निकली होंगी। मैं उठते हुए बोली। इस अप्रिय संवाद के ख़त्म होने से मैंने चैन की सांस ली। हाँ, सुबह 6 बजे ही हम लोग कानपुर से चल दिए थे, सीधे मेरठ पहुँचे। 2 घंटे वहाँ लगे। 11 बजे मेरठ से चले और सीधे झांसी। कहते हुए मम्मी भी उठ खड़ी हुई। खाना खाकर हम दोनों पलंग पर लेट गए। घर परिवार का हालचाल बताते बताते मम्मी अचानक बोल पड़ी, अरे नीलिमा, जो सामान वापस करना है अपने ड्राइवर को बोल दो, वापस कराएगा, नहीं तो तुम लोग 3 दिन के लिए चले जाओगे। इस दौरान शॉपकीपर का सामान क्या पता बिक ही जाए। जब लेना नहीं है तो बेचारे का नुकसान क्यों करवाया जाए। कौन सा सामान? कुछ समझ नहीं सकी, लिहाजा मैं बोल पड़ी, अरे वही जो तुम लक्ष्मी के लिए उठा लाई थी। मम्मी ने कहा। मम्मी क्यों वही बात पर फिर से शुरू कर रही हैं? मेरे लहजे में शिकायत थी। मतलब तुम सामान वापस नहीं कर रही हो? मम्मी अविश्वास से मेरी तरफ देख रही थी। नहीं मम्मी, आप भला नहीं कर रही हैं।
आप हमें स्वार्थी बनाने का प्रयास कर रही हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में बोल उठी। नीलिमा गुस्से से मम्मी की आवाज़ काँप गई। मैंने मम्मी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और धीरे से बोली, मम्मी मुझे मालूम है मेरी बात आपको ठेस पहुंचा रही है। इस विषय को मैंने हमेशा टालना चाहा है। जब तक बात मेरे तक थी मैंने कोई विरोध नहीं किया। अपनेपन अपने आप में सिमटती चली गई, लेकिन आपकी दखल का असर अब हमारी गृहस्थी में भी होने लगा है। ग्लोरी का बिखरता दाम्पत्य आप की ऐसी सीखों का ही नतीजा है। अभी भी समय है मम्मी, खुद को रोक लीजिए। आपने तो समाज सुधार का बीड़ा उठा रखा है, फिर अपनी बेटियों का घर क्यों? मेरी बात बीच में काटते हुए मम्मी मेरा हाथ झटक कर बैठ गई और गुस्से से बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी फूल जैसी ग्लोरी को वे लोग सुखी नहीं रख रहे हैं और उसके लिए दोषी मैं हूँ। मैं तुम लोगों को स्वार्थी बना रही हूँ? मैं तुम लोगों का भला नहीं चाहती? और तेरे साथ मैंने क्या किया जो तू चली गई, पढ़ा लिखा कर प्रशासनिक अधिकारी बना दिया? यही ना, आज सीडीओ बनी, सब पर रौब झाड़ती घूम रही है। हमेशा की डरी सहमी रहने वाली लड़की आज माँ से ही जवाब सवाल कर रही है। मम्मी की आंखें अंगारे बरसा रही थी। मम्मी प्लीज़ शांत होकर मेरी बात सुनिए, मैंने नरम पड़ते हुए कहा। अच्छा, अभी भी सुनने को कुछ रह गया है क्या? मम्मी झल्लाई। प्लीज़ मम्मी, मुझे मालूम है आप हमारा बुरा नहीं चाहती। अपनी लाडली ग्लोरी का बुरा तो आप सोच भी नहीं सकती, किंतु अनजाने में ही आप भले के चक्कर में ऐसा कुछ कर जाती हैं जो आपके ना चाहते हुए भी आपकी संतान का बुरा कर बैठता है। मेरे और ग्लोरी के सुखी भविष्य के लिए मेरी बात सुन लीजिए, मैंने उन्हें समझाते हुए कहा। शायद मेरी बात मम्मी को कुछ समझ आ रही थी या फिर ग्लोरी की बिखरती गृहस्थी को संवारने की इच्छा से मम्मी मेरी बात सुनने को तैयार हो गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उन नज़रों में क्या था। क्या कहना चाहती हो, बोलो। मम्मी के सपाट शब्दों में कोई भाव नहीं था। मैं दुविधा में थी। मम्मी अब तक मेरी ओर देख रही थी। थोड़ी देर हमारे बीच खामोशी पसरी रही, फिर मैंने बोलना शुरू किया। मेरी बात का गलत अर्थ मत लगाइएगा मम्मी। हाँ बोलो। मम्मी की तटस्थता बरकरार थी। मम्मी, अभी आपने मुझे बहन और ननंद में फ़र्क करने की सलाह दी थी, जिसे मैंने मानने से मना कर दिया, क्योंकि निश्चल और निस्वार्थ प्यार क्या होता है मैंने अपनी शादी के बाद ही जाना है। पति का प्यार ही नहीं, माँ का प्यार, बहन का प्यार, मैं कहती चली गई। अरे हम प्यार नहीं करते क्या? मम्मी की तटस्थता टूटी। उनके स्वर में आश्चर्य था। जरूर करती हैं, लेकिन ग्लोरी और भैया से कम। मैं बचपन से ही काली व मोटी जो रही हूँ। मैंने कहा हाँ, लेकिन आप तीनों के व्यवहार से मेरी क्रूरता मुझ पर हावी होती गई। नतीजतन मैं हीन भावना से घिरती गई। किसी से बात करने का आत्मविश्वास मुझ में नहीं रहा। मैंने मम्मी से अपने मन की हकीकत बयान की। अरे कैसी बात कर रही हो, ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ, मम्मी बोली, लेकिन अतीत की कसैली यादें मुझ पर हावी थी। मैं अपने ही रोम में बोले जा रही थी। मम्मी, याद है मैं जब हाई स्कूल में थी, स्कूल में हमारी फेयरवेल पार्टी थी। मैं बहुत उत्साहित थी। आपकी एक साड़ी मैंने उस खास मौके पर पहनने के लिए कई दिनों पहले से अलग निकाल रखी थी। उस दिन जब मैंने उसे पहनने के लिए निकाला तो ग्लोरी ने टोका था, दीदी तुम दूसरी साड़ी पहन लो, ये साड़ी मैं परसों पिकनिक में पहन कर जाऊँगी। नहीं, आज तो मैं यही साड़ी पहनूंगी। इतने दिनों से मैंने इसे तैयार करके रखा है, तुम्हें पहनना है तो तुम भी पहन लेना, मैं इसे गंदा नहीं करूँगी। मैंने भी जिद की थी, दीदी तुम जो कुछ भी पहनती हो कोई भी रंग तुम्हारे ऊपर खिलता तो है नहीं, बेकार की जिद मत करो। कहते हुए ग्लोरी ने साड़ी मेरे हाथ से ले ली थी। मैं खड़ी की खड़ी रह गई थी। मम्मी, आपके सामने ग्लोरी मुझे इस तरह अप्रिय शब्दों में अपमानित करके चली गई और आप कुछ नहीं बोली थी। अरे तुम इतनी छोटी सी बात अब तक दिल से लगाए बैठी हो नीलिमा। मम्मी अचंभित सी मुझे देख रही थी। ये आपके लिए छोटी घटना होगी मम्मी, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने कभी भी ग्लोरी और भैया की बराबरी नहीं की। मैं सबसे कटती चली गई। अपने रंग रूप के कारण जो आत्मविश्वास मैंने खो दिया था वह मुझे वापस मिला अपनी शादी के बाद। नीलिमा अपनी बहन के लिए उस वक्त लड़ ना सकी, लेकिन उसे हमेशा इस बात का पश्चाताप रहेगा कि वह ग्लोरी के लिए कुछ कर ही नहीं पाई। आईएएस की ट्रेनिंग के दौरान मुझे आदर्श मिले, जो सिर्फ नाम के ही नहीं विचारों के भी आदर्श हैं। आदर्श को जीवन साथी के रूप में की नहीं, गुणों की तलाश थी, और हम
परिणय सूत्र में बंध गए। ससुराल जाते हुए मैं बहुत आशंकित थी, लेकिन मेरी सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई। ससुराल में सबने खुले मन से स्वागत किया। मेरा ससुराल सचमुच घर था, जहाँ सबको एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल था। मेरी छोटी छोटी बातों की तारीफ होती। मैं किसी को रुमाल भी लाकर दे देती तो वे लोग एकदम खिल जाते। वे कहीं भी जाते तो मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर लाते। तब मुझे अपने भाई बहन याद आते, जो सिर्फ अधिकार से लेना जानते हैं। नीलिमा, वह तुमसे छोटे हैं, मम्मी ने उनका पक्ष लेते हुए कहा। मम्मी, आपने हमेशा उनका पक्ष लिया है, इसलिए वे जिद्दी हो गए हैं। माँ होने का अर्थ हमेशा बच्चों की कमी पर पर्दा डालना नहीं होता, बल्कि उन्हें सही राह दिखाना होता है। मम्मी, वे यदि छोटे हैं तो लक्ष्मी भी तो छोटी ही है, लेकिन उसने मुझे सही अर्थों में छोटी बहन का प्यार दिया। प्यार शब्द का अर्थ मैंने इस परिवार में आकर जाना है। प्यार में कोई लेन देन नहीं होता, बस प्यार होता है। बिना मेरी कमियों की तरफ इशारा किए लक्ष्मी ने मेरे बालों की स्टाइल, मेरा पहनावा सब बदलवा दिया। मैं इस नई स्टाइल में काफ़ी स्मार्ट लगने लगी, जिससे मुझे मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास वापस मिला। मैं लक्ष्मी की आभारी हूँ। उसके लिए कुछ भी करने का मेरा मन करता है। जितना सामान मैं लक्ष्मी को दे रही हूँ, इससे कहीं ज़्यादा ही वह बेटे के होने पर लाई थी। और ग्लोरी के लिए मैंने क्या नहीं किया और वह क्या लाई थी, आपसे छिपा नहीं है, मैंने शिकायती अंदाज में कहा। नीलिमा, मम्मी बोली। नहीं मम्मी, मुझे गलत मत समझिए। मैं नहीं चाहती कि ग्लोरी मुझे कुछ दे, लेकिन ग्लोरी को देना सिखाइए। उसकी सूखी गृहस्थी के लिए ये ज़रूरी है। मैंने कहा, मुझे आज पता चला तुम अपने दिल में अंदर ही अंदर इतना कुछ छिपाए हुए थी। आज अचानक तुम्हारे दर्द की परतें खुलने लगी तो मैं। मम्मी बोली। मम्मी की बात बीच में काटते हुए मैं बोली, मेरा छोड़िए मम्मी। जो अकेला बीता वह मेरा बचपन था और वह बीत चुका है। मेरा वर्तमान खुशियों से भरा है। मेरा दाम्पत्य बहुत सुखी है। और आज आपको अपनी गृहस्थी में दखल देने से पहले ही रोककर मैंने बिखराव की पहली आहट पर ही विवेक का पहरा बिठा दिया है। ग्लोरी यह नहीं कर सकी है। मैंने कहा, मतलब? नीलिमा, साफ साफ कहो, क्या कहना चाह रही हो तुम? मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। मैं ग्लोरी के लिए बहुत चिंतित हूँ, मम्मी ने कहा। मेरी छोटी बहन के प्रति उनकी ममता उमड़ रही थी। ग्लोरी के लिए उनका चिंतित होना बहुत ही स्वाभाविक था। अब उनकी आंखों में अपरिचित सा भाव दिखाई दे रहा था। अतीत चलचित्र सा मेरे मानस पटल पर उभर रहा था। परिवार की सबसे छोटी, सबकी लाडली बेटी ग्लोरी का हित मम्मी के लिए सदैव सर्वोपरि रहा है। पापा के गहरे मित्र ने अपने बड़े बेटे अक्षय का रिश्ता मेरे लिए भेजा था। दहेज विरोधी इतना संपन्न परिवार, उस पर प्रोबेशनरी अफसर लड़का। बस मम्मी की दुनियादारी का ज्ञान उनकी कोमल भावना पर हावी हो गया और मम्मी ने ये रिश्ता ग्लोरी के लिए तय कर लिया। पापा के अलावा और किसी ने कोई विरोध नहीं किया। हमेशा की तरह पापा झुक गए और बड़ी के कुंवारी रहते छोटी बेटी का ब्याह हो गया। ससुराल से लौटी ग्लोरी अपनी कुंवारी बड़ी बहन की भावनाओं को समझे बिना अपने वैवाहिक जीवन के खट्टे मीठे अनुभव सुनाती रही। ग्लोरी की कोई गलती नहीं थी। उसने दूसरे ही भावनाओं को समझना सीखा ही नहीं था और न ही उसे सिखाया गया। नीलिमा, नीलिमा, क्या कह रही थी तुम? एकदम चुप क्यों हो गई? मम्मी के टोकने से मैं फिर वर्तमान में लौट आई। मम्मी, दूसरे की भावना को समझना हर ब्याही लड़की के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हर एक को पापा जैसा सहनशील पति और परिवार नहीं मिलता। दूसरे की भावना को समझे बिना ससुराल में कोई भी लड़की तालमेल नहीं बिठा सकती। अब से ही सही ग्लोरी को सही राह दिखाइए, मैंने मम्मी से कहा। मौन हुई मम्मी मेरी तरफ देख रही थी। शायद वे मेरी बातों की सच्चाई तौल रही थी। मम्मी, मैं फिर बोली। हाँ। मम्मी का स्वर बहुत धीमा था। मम्मी, याद है आपको जब हम लोग पहली बार ग्लोरी के घर गए थे? कितना दौड़ दौड़ कर वह सब काम कर रही थी और कितना खुश थी। लेकिन एकांत मिलते ही आपने उसे समझाया था, ग्लोरी सारा काम तुम ही करोगी क्या? अपनी ननद को भी करने दो। और साड़ी के पल्ले को पिन से बालों में क्यों रोक रखा है? अरे पल्ला सिर से गिरता है तो गिरने दो। अभी से अपने पैर जमाना स्टार्ट करो, नहीं तो बहू के बजाय नौकरानी बनकर रह जाओगी, मैंने मम्मी को याद दिलाते हुए कहा। फिर सिर हिलाती हुई मम्मी बोली, याद है, सब याद है। लेकिन लाख समझाने पर भी ग्लोरी कहाँ कुछ कर पाई। रोज़ रोज़ की खिटपिट से बेचारी परेशान रहती है। समझ में नहीं आता उसके लिए क्या करूँ। अच्छा है कि अलग रहने के लिए तैयार ही नहीं है। मम्मी के स्वर में ग्लोरी के प्रति गहरी हमदर्दी थी। मम्मी, आपकी उस दिन की वह सलाह ग्लोरी के परिवार के बिखराव की पहली दस्तक थी, जिसकी आहट ग्लोरी नहीं सुन सकी थी। मैंने कहा, क्या? मम्मी फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। मम्मी, जब किसी परिवार में कोई बाहरी व्यक्ति दखल देने लगता है तो उसी पल उस परिवार का बिखराव तय हो जाता है, मैंने मम्मी को समझाते हुए कहा। बाहरी? मैं
मैं ग्लोरी के लिए बाहरी व्यक्ति हो गई। मम्मी चौंक कर बोली, हाँ मम्मी, यही कड़वी सच्चाई है, इसे स्वीकार कीजिए। देखिए, ग्लोरी का घर परिवार वही है, ग्लोरी वहाँ रह रही है और वही बेहतर समझ सकती है उसे वहाँ कैसे रहना चाहिए, परंतु वह अपने विवेक से नहीं, आपके बताए रास्ते पर चलती है। इसलिए अपनी शादी के 4 साल बाद भी वह अपने परिवार को पूरी तरह अपना नहीं पाई है। कुछ पल के मौन के बाद मम्मी बोली, तो उनकी आंखें नम हो आई थी। ग्लोरी बहुत भोली है, वह कुछ समझ नहीं पाती। मम्मी, आप उसका भला चाहती हैं तो उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए। अच्छा है ना, उसे राह दिखाने के लिए। मम्मी, अच्छा अच्छा लड़का है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह ग्लोरी को बहुत प्यार करता है। एक बार उसे उसके हाल पर छोड़ कर देखिए, शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं तो उसका कहते कहते गला भर आया था। उनकी आंखों से गर्म आंसू टपक पड़े। मम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा बोल गई, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी। कहते हुए मेरा भी गला भर आया था। मम्मी ने आगे बढ़कर मुझे सीने से लगाकर कहा, नहीं नीलिमा, आज तुमने मुझे सही आईना दिखाया है। मैंने कभी इस नज़रिए से नहीं सोचा था। जाने कब तक हम माँ बेटी एक दूसरे से लिपटी आंसू बहाती रहीं। दिल के तार दिल से जुड़ते गए और उस खारे जल के साथ मन की परतों में छिपे सारे गिले शिकवे बह गए। अब मन का आईना धुलकर चांदी सा चमकने लगा था, मानो नव प्रभात के आगमन की सूचना दे रहा हो। मैंने मम्मी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और धीरे से बोली, मम्मी, मुझे मालूम है मेरी बात आपको ठेस पहुंचा रही है, पर सच्चाई यही है। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई हो।